तो दोस्तों यूजीसी नेट का जो 26 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, 26 दिसंबर को, उसके फर्स्ट शिफ्ट के जो एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन आंसर थे वो हम यहाँ पे लेके आए हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि परीक्षार्थियों के द्वारा बताए गए हैं। अब वो जिस तरह से बताए गए हैं उसी तरह से हम यहाँ पर उसके जवाब और उन क्वेश्चंस का प्रारूप लेकर आए हुए हैं। तो दोस्तों 26 दिसंबर को जो हिंदी का पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने 1 से 15 तक के क्वेश्चंस देख लिए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप इससे पहले की वीडियोस देख सकते हैं और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक यहाँ पे मौजूद है। तो आगे के प्रश्नों की बात अगर करें, ये जैसा कि मैंने बताया, ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि परीक्षार्थियों ने हमें बताए हैं और उसी हिसाब से हम यहाँ पे इसका आंसर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो अगला उसी सीरीज का अगला प्रश्न है, इनमें से अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं। ऑप्शंस में दिया था किस तरह के प्रश्न, ए बी और सी और ए और सी टाइप करके ऑप्शंस दिया था, जिसमें से 2 ऑप्शन हमें सही करने थे। ठीक है, तो उन 2 में से सही जो है वो है शतरंज के मोहरे, एगन नैमिषारण्य। ये 2 जो थे, या ए या बी में ये रहा हो, या बी या सी में रहा हो, या फिर ए या सी में ये ऑप्शन रहा हो, तो यहाँ पे शतरंज के मोहरे और एगन नैमिषारण्य ये यहाँ पे सही ऑप्शन है। फिर प्रश्न की बात करते हैं आगे। जोड़ियां मिलान करने का क्वेश्चन पूछा था, जिनमें ऑप्शंस थे राष्ट्रपति समिति, राजभाषा आयोग, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम। इन जोड़ियों को इनकी स्थापना के अनुसार क्या करना था, मिलान करना था। तो राष्ट्रपति समिति, अब ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसमें मुझे खुद नहीं पता और जिन लोगों ने बताया है उन्हें सही तरीके से ये क्रम याद रहा हो या नहीं, फिर भी मैं यहाँ पर क्रम के हिसाब से ही लेकर आया हूँ। जोड़ियाँ मिलान है। तो राष्ट्रपति समिति 1955 ईस्वी, राजभाषा आयोग का गठन 1961 ईस्वी, राजभाषा अधिनियम का गठन 1963 ईस्वी और राजभाषा नियम 1976 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न है कि परिंदे कहानी संकलन में कुल कितनी कहानियां हैं। परिंदे, यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है 9, 7, 11 और 13। तो यहाँ पे जो दोस्तों परिंदे कहानी, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, उसमें क्या था कि 7 कहानियां थी। ऑप्शन यहाँ पे दूसरा है। अब ये ऑप्शन दूसरा हो या तीसरा हो ये नहीं पता, पर यहाँ पे 7 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई की टीकाएं इनमें से किसने लिखी। तो वहाँ पे इसमें भी सेम वैसा ही था, ए और बी और सी और ए और सी करके ऑप्शंस था, जिसमें से हमें 2 ऑप्शन चूज करने थे। तो यहाँ पे जो बात हो रही है बिहारी सतसई की टीकाएं इनमें से किसने लिखी, तो सही उत्तर में से था भगवान दीन और ईश्वरी नारायण प्रसाद। ये जिन जिन ऑप्शंस में थे वो सही थे। फिर है, मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। इनमें से मैला आंचल उपन्यास के पात्र पूछ रहा है। इसमें भी 2 ऑप्शन चूज करने थे, जिसमें से सही उत्तर जो है वो कमला और सहदेव मिसर, ये मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। फिर प्रश्न था कि ठुमरी कहानी संकलन में संकलित नहीं है। कौन सा है जो ठुमरी कहानी संकलन में संकलित नहीं है। तो दोस्तों वो है पंचलाइट तो है, तीसरी कसम भी है, लाल पान की बेगम भी है, तो वो है आदिम रात्रि की महक। ये ठुमरी कहानी संकलन में संकलित नहीं है। फिर प्रश्न है कि क्या कहते हैं, पंक्ति दी हुई थी दोस्तों, और पंक्ति पर ही प्रश्न पूछा था। पूर्वा पुनरस्त्रम परोहि दुरापना वात इवास्मि, उर्वशी महाकाव्य का ये श्लोक है, कहाँ से लिया गया है। ऑप्शंस दिया हुआ है ऋग्वेद, श्रीमद् भागवत या फिर ब्रह्म पुराण। इनमें से किसमें से ये लिया गया है। तो दोस्तों ये लिया गया है ऋग्वेद से।
फिर अगला प्रश्न है, अज्ञेय के उपन्यास के पात्र निम्नलिखित में से कौन है? यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, भुवन, सरस्वती, राधिका, सॉरी भुवन, सरस्वती, राधिका। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो ये है कि भुवन और सरस्वती। इसमें से भी दो ऑप्शंस चूज़ करने थे हमें, तीसरा चौथा ऑप्शन मुझे पता नहीं है, क्योंकि जिन्होंने पेपर दिया उन्होंने मुझे बताया नहीं कि चौथा ऑप्शंस क्या था। तो यहाँ पे भी सेम ए और बी वाला, बी और सी और ए और सी वाला ऑप्शन चूज़ करना था, मतलब कि एक प्रश्न में से दो उत्तर हमें चूज़ करने थे। तो यहाँ पे भुवन और सरस्वती हो जाएगा, राधिका नहीं होगा, ठीक है। भुवन की अगर बात की जाए तो नदी के द्वीप उपन्यास का ये पात्र है, और सरस्वती जो है वो शेखर एक जीवनी उपन्यास के पात्र हैं, पात्रा। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम से लगाइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं दी हुई हैं, और इसमें पूछ रहा था कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन रचनाओं को आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस थे वो तो यहाँ पे हैं, तो वो देख लेते हैं। अब उसमें से कौन सा ऑप्शन आपके क्वेश्चन पेपर में सही था, कौन से सीरीज़ का सही था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ, वो तो मुझे नहीं पता, पर यहाँ पे मैं उसका जवाब लेकर आता हूँ कि किस तरह से हम उसे जो सीरीज है उस तरह से मैच कर सकते हैं। तो यहाँ ये है कि सबसे पहला दिया हुआ है, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, कबीर 1942 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी, और मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी। तो यहाँ पे दोस्तों जो सीरीज़ है, जिस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है 1940, 1942, 1952, 1952, उस तरह से अगर जहाँ आपको ऑप्शन मिलता है तो वो ऑप्शन आपको सही करना था। फिर प्रश्न है कि जोड़ियों का सुमेलन कीजिए, जोड़ियों का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे कुछ उपन्यास दिए, कुछ नहीं सॉरी उपन्यास कह रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और सामने उनसे संबंधित कुछ उपन्यासों के नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ पे है कि दलित जीवन पर आधारित उपन्यास, दलित जीवन पर, धरती धन्ना अपना, धरती धन्ना अपना, ये जगदीश चंद्र का उपन्यास है। जीवनी परक उपन्यास, मानस का हंस, ये हजारी प्रसाद, सॉरी हजारी नहीं, अमृतलाल नागर जी का है, राइट, अमृतलाल नागर जी का है। फिर है औपनिषदिक युग, ये कौन सा है, अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा, ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और फिर है राजनीतिक उपन्यास, तो वहाँ पे सही मिलान है इसका, तमस, और तमस किसका है, भीष्म साहनी का। और इसमें आज़ादी के ठीक पहले के जो भारत में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे उनका वर्णन है इसमें। और इसी उपन्यास मतलब तमस उपन्यास के लिए भीष्म साहनी को 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। फिर बात करते हैं, शिवपालगंज किस उपन्यास में चित्रित है? जवाब है राग दरबारी। राग दरबारी किसका उपन्यास है? श्रीलाल शुक्ल जी का। फिर प्रश्न है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी भाषा का क्रम है, कौन सा क्रम है? तो यहाँ पे सही उत्तर दिया हुआ है, आपको जो क्रम दिया रहा होगा उसमें से देखना है कि इनमें से कौन सा वहाँ पे मैच कर रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने शौर सेनी माना, फिर नागर हिंदी माना, उसके बाद पश्चिमी हिंदी और अंत में वर्तमान हिंदी। तो इस तरह से उनका क्रम चलता रहा। फिर प्रश्न है कि चंदन बाला रास किसकी रचना है? चंदन बाला रास किसकी रचना है? ये आसुगु की रचना है। कब आई थी? 1200 ईस्वी में। इसमें 35 छंदों का खंड काव्य है। ये क्या है? 35 छंदों का एक खंड काव्य है। फिर अगला प्रश्न है, इसमें एक कथन पूछा था दोस्तों, प्रिय प्रवास कहानी का कथन पूछा था, पर वो मुझे पता नहीं है। और उसके बाद एक प्रश्न था कि
उर्दू हिंदी, तो इसमें प्रश्न ये था, एक्चुअली मैंने यहाँ थोड़ा सा गलत कर दिया है। इसमें दोस्तों प्रश्न ये था कि भारत दूरदर्शन, नहीं क्या था, इसको हटा देते हैं, मुझे भी याद नहीं है, जिसने बताया था उसके बारे में भी याद नहीं है। फिर यह है कि अगला प्रश्न है कि सगुण भक्त काव्य धारा के कवि हैं ईश्वरी दास, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और नई कहानी के प्रवर्तक के बारे में दोस्तों पढ़ा था। तो नई कहानी के प्रवर्तक कौन थे? अज्ञे जी। और इसमें यह प्रश्न पूछा था कि नई कहानी का प्रवर्तक कौन है? तो नई कहानी का प्रवर्तक अज्ञे जी। और कभी कभी ये भी हो सकता है, जिन्होंने मुझे बताया तो उन्होंने दोनों कहा कि नई कविता और नई कहानी में से दोनों एक हो सकता है। तो दोस्तों नई कहानी के जो प्रवर्तक हैं वो अज्ञे जी हैं, जिन्होंने दूसरा तार सप्तक जो उनका था अज्ञे जी का, और उसमें तभी क्या है कि नई कहानी और नई कविता का प्रारंभ हुआ था। फिर प्रश्न है कि भारतेंदु युग के लेखकों की जितनी सफलता निबंध लिखने में मिली है उतनी नाटक या कविता में नहीं। ये किसका कथन था? ये पूछा था। तो ये रामविलास शर्मा जी का कथन था। किसका कथन था? रामविलास शर्मा जी का कथन था। फिर प्रश्न पूछा है कि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में किस छंद का प्रयोग किया? छप्पय। सही उत्तर है छप्पय छंद का प्रयोग किया। तो ये था दोस्तों आज के हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, हमने देखे। आगे अगर और कुछ प्रश्न हमें मिलते हैं, दूसरे शिफ्ट के प्रश्न हमें कुछ मिलेंगे, तो उन प्रश्नों को भी हम यहाँ पर लेकर आएंगे। और दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, ये वो प्रश्न है जो कि परीक्षार्थियों ने अपनी याद करने की क्षमता के अनुसार मुझे बताया है, और मैं यहाँ पे लिख के आपको उसका जवाब प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें त्रुटि भी हो सकती है। अगर त्रुटि लग रही है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कोई क्वेश्चन आपको याद हो रहा हो तो वो क्वेश्चन भी आप मुझे बताएं, ताकि मैं अगली वीडियो में उसे शामिल कर सकूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो और तैयारी कर लो के साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।